अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, और यहाँ से आपका बोर्ड लेवल एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, तो आगे समझने से पहले क्यों ना हम लोग सबसे पहले डायग्राम को अच्छे से स्टडी कर लें, ताकि जब हम लोग इस पे काम करेंगे तो एक फ्लो में बात करेंगे। तो सबसे पहले चलिए डायग्राम को हम लोग क्या करते हैं, अच्छे से अंडरस्टैंड करने का प्रयास करते हैं। तो इस डायग्राम में देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है नाक के पास आपको दिखाई दे रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नेसल पैसेज बोला करेंगे। क्या बोलेंगे, नेसल पैसेज बोला करेंगे। अब ये जब हो जाता है तो उसके बाद देखिए माउथ के माध्यम से भी जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आपका माउथ कैविटी बोला करेंगे। ठीक है, अब ये हो जाने के बाद देखिए अब धीरे धीरे यहाँ पर आ गए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेरेनिक्स बोलते हैं। फिर उसके ठीक नीचे आएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लैरिनिक्स बोला करेंगे। और इस तरह से देखिए यहाँ पर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैकिया। और इस तरह से यहाँ पे देखिए इस तरह का जो आप गला में अगर देखेंगे तो हड्डी टाइप का गोल गोल जो रिंग टाइप का दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ठीक है, तो यहाँ तक समझ लीजिए, सारे नाम को अच्छे से दिमाग में रखना है। उसके बाद यहाँ पर आइए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रांच टाइप का बना हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे ब्रोंकी। और उसके बाद फिर और अगर हम लोग ध्यान देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे बहुत छोटे छोटे बैलून के जैसा दिखाई देगा। ठीक है, तो मैं आपको वो बैलून के जैसा दिखाता हूँ कि यहाँ पर देखिए बहुत छोटे छोटे बैलून के जैसा जो है वो आपको दिखाई देगा। तो मैं थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे बैलून के जैसा, एकदम छोटे छोटे बैलून के जैसा आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो आप इसको देख सकते हैं कि उसको डेफिनेटली हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे ब्रोंक्योलस। ठीक है, और उसके बाद ये हो गया आपका कैची, एल्वोल सैक हो गया। और ये नीचे एक तरह का गद्दा टाइप का रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं डायफ्राम। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो सीन देख रहे हैं, इसी को बड़ा करके यहाँ पे देखिए, इसी को बड़ा करके दिखाया गया है, जो आपको बैलून टाइप का देखिए यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है। तो बैलून टाइप का जो आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पे बड़ा करके दिखाया जा रहा है। ठीक है, और इसी में आप देखिए कि अंगूर के दाने के जैसा आपको दिखाई देगा या बैलून के जैसा दिखाई देगा, तो ये कहलाएगा आपका एल्वियोली। क्या कहलाएगा, एल्वियोली। ठीक है, और इसका बहुत बड़ा रोल है हमारे रेस्पिरेशन के दौरान। ठीक है, कि हम जीवित कैसे रहते हैं। तो ये दिमाग में आपको रखना है कि फेरेनिक्स, लैरिनिक्स, ट्रैकिया, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज वगैरह कहाँ कहाँ होता है, यह आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अब चलिए बेसिकली जब हम लोग यहाँ पे इन तमाम चीज़ों को समझ लेते हैं, तो अब हम लोग थोड़ा सा एक और डायग्राम के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको अंडरस्टैंड करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा अभी हम लोग यहाँ पर एक और डायग्राम के माध्यम से क्या करेंगे, इसको अंडरस्टैंड करने का प्रयास करते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, और यहाँ पे आप देख लीजिए कि दो तरह का नली जा रहा है। तो एक नाक वाला नली है जिसको हम कहते हैं नॉस्ट्रिल्स, मतलब छोटा छोटा छेद जो आपको नाक में दो दिखाई दे रहा है, उसको नॉस्ट्रिल्स बोलेंगे। उसके आगे और नाक के आगे बढ़ेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेसल पैसेज बोला करेंगे। और फिर ये तो माउथ वाला है जैसा कि आपने पहले देखा। फिर यहाँ पे ठीक माउथ और गले के बीच में जो आएगा जगह, ठीक है, दैट इज़ नॉन एज फेरेनिक्स। उसके ठीक नीचे और जाएंगे तो लैरिनिक्स होगा। फिर द रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होगा। फिर ट्रैकिया, यानी कि जिसको विंड पाइप भी बोलते हैं, जिससे ये खाना या हवा पास होती है। अब यहाँ से दो ब्रांच बन गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रोंकस। ठीक है, जो ब्रांच टाइप का बन गया। और उसके बाद देखिए बैलून टाइप का जो यहाँ पे शेप दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग एल्वोलर सैक बोला करेंगे। ठीक है, और इसको हम लोग ब्रोंक्योल्स बोला करेंगे। ठीक है, तो ये दिमाग में आपको रखना है कि किसको किसको हम लोग क्या बोलते हैं और क्या उसके मतलब मायने हुआ करते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि हवा जो है हमारे बॉडी में जाता कैसे है, कैसे कैसे गुजरता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कि पैसेज ऑफ एयर थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि एयर जो है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू कैसे जाता है। तो सबसे पहले तो नॉस्ट्रिल से घुसेगा। नॉस्ट्रिल समझ रहे हैं, नाक, नाक का जो दो छेदा आपको दिखाई दे रहा है उस एकदम स्टार्टिंग वाला, उसको नॉस्ट्रिल बोलते हैं।
वहाँ से हवा जो है वो कहाँ पहुँच जाएगी, नेसल कैविटी में, ये वाला नेसल पैसेज में पहुँच जाएगा। नेसल पैसेज को आप देख लीजिए कहाँ पर है, नाक के अंदर भर जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद नेसल कैविटी के अंदर चला जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद नेसल कैविटी के अंदर जैसे जाएगा तो उसके बाद फिर इसका टकराहट किससे होगा, फेरेनिक्स से होगा। तो फेरेनिक्स किसको बोलते हैं, जिसमें मतलब नाक और मुंह दोनों नली का जो है वहाँ पे आके मैच कर जाता है, देखिए इसको फेरेनिक्स बोलते हैं, ये वाला बीच वाला, ठीक है। उसके बाद फिर कहाँ गुजरेगा, लैरिनिक्स में गुजरेगा। जैसे कि आप यहाँ फिगर में बार बार देखा कीजिए कि लैरिनिक्स कहाँ पे आपको दिखाई देगा। उसके बाद ट्रैकिया में आपका जो हवा है वो चला जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो है वो हवा जो है वो पहुँच जाएगा ट्रैकिया में, विंड पाइप में, ये वाला, ये जो लंबा सा ये वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है वहाँ पे पहुँच जाएगा। उसके बाद ब्रोंकी में पहुँचेगा, कहाँ पे पहुँचेगा, ब्रोंकी में पहुँचेगा। तो ब्रोंकी में यानी कि ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो है एयर जो है उस तरह से पहुँच जाएगा ब्रोंकी में। ब्रोंकी में पहुँचने के बाद कहाँ पहुँचेगा, ब्रोंक्यूलॉस में पहुँचेगा, ठीक है। मतलब कि धीरे धीरे ये जो पाइप आपको दिखाई दे रहा है ब्रोंक्यूल्स, उसमें पहुँच जाएगा। उसके बाद एल्वोली में पहुँचेगा, लास्ट में किस में पहुँचेगा, ये वाला जो एल्वोली दिखाई दे रहा है, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें तो ये जो एल्वोली दिखाई दे रहा है इस पे पहुंच जाएगा आपका हवा, ठीक है। और इसके बाद कहाँ पे पहुंचेगा, ब्लड कैपिलरीज में, यानी कि जो पतले पतले ब्लड कैपिलरीज होते हैं वहाँ पर हवा पहुंच जाएगा आपका। तो इस प्रकार से क्या होता है, एयर पास करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होगा, एयर जो है वो हमारे बॉडी में क्या होगा, पास हुआ करेगा, ठीक है। तो पहले एयर कहाँ जाएगा, नॉस्ट्रिल्स के थ्रू जाएगा, उसके बाद नेसल पैसेज में, फिर नेसल कैविटी में, फिर फेरेनिक्स में, लैरिनिक्स में, ट्रैकिया में, ब्रोंकी में, ब्रोंक्यूलस में, एल्वोली में, इस तरह से जाएगा। तो ये हो गया कि ह्यूमन के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क कैसे कर रहा है, ये तो पहली बात हो गई। लेकिन अब आपके मन में ये चलेगा कि भाई जो एल्वियोली है उसको और थोड़ा सा अंडरस्टैंड हम लोग करें। तो देखिए अभी हम लोग यहाँ पर एल्वोली के बारे में, और एग्जाम में भी यही वाला हिस्सा थोड़ा सा आपका क्वेश्चन का पार्ट बन जाता है, इससे क्वेश्चन ज़्यादा बनता है, ठीक है। तो एल्वोली पे ही हम लोग फोकस करेंगे। और एल्वोली को आप यहाँ पे देख लीजिए कि ये वाला जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पूरा ये एल्वोली का हिस्सा है, ठीक है। तो इसमें जो ये वाला आपको दिखाई दे रहा है गुब्बारा टाइप का, जिसको आप चाहेंगे तो यहाँ पे अच्छे से देख पाएंगे कि यहाँ पर छोटे छोटे जो दिखाई दे रहे हैं इसको बड़ा करके यहाँ पे जो है इस वाले में एल्वोली को आप देख सकते हैं। देख लीजिए ये जो एल्वोली है ये आपके देख रहे हैं, यहाँ से इस तरह से एल्वोली को बड़ा करके दिखाया गया है ताकि आप अच्छे से इसको समझ सकें। तो अब देखिए एल्वोली कैसे काम करेगा, तो आप यहाँ पे अच्छे से ये देख लीजिएगा कि एल्वोली कहाँ पर रहता है, ठीक है। और एल्वोली को फिर हम लोग यहाँ पे बड़ा करके देख रहे हैं, और बड़ा करके जब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो हम लोगों को एल्वोली किस तरह से दिखाई देगा, इसका बहुत बड़ा रोल है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये क्या कैसा होता है। तो बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, यानी कि ये कैसा दिखाई देगा, बैलून के जैसा दिखाई देगा। आप देख भी रहे होंगे कि यहाँ पर आप देखिए जैसे बैलून होता है उस तरह का देखिए ये बना हुआ है, ठीक है। तो इसका जो एल्वोली होता है वो बैलून के जैसा इसका स्ट्रक्चर हुआ करता है, या इसको आप चाहें तो यहाँ से भी जो है आप देख सकते हैं कि बैलून टाइप का इसका स्ट्रक्चर जो है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पहले इसकी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो एल्वियोली का जो स्ट्रक्चर होता है वो बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि किस काम में आता है, तो सरफेस फॉर गैस एक्सचेंज, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सरफेस प्रोवाइड करता है किस लिए, गैस एक्सचेंज के लिए। मतलब हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो गैस यहाँ से क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, एक चीज़ आ रहा है एक चीज़ छोड़ रहे हैं हम लोग। तो इसके लिए सरफेस प्रोवाइड करता है, एल्वियोली क्या करता है, सरफेस फॉर गैस एक्सचेंज के लिए प्रोवाइड करता है। और ये फिर क्या करता है कि एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है। इसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स के क्या होंगे, नेटवर्क जो होंगे वो जुड़े होंगे। तो अभी मैं बताऊंगा अभी क्या है होता है। जैसे आप देखिए कि एक आर्टरी यहाँ पे, एक वेन यहाँ पर है, मतलब एक में गंदा खून जा रहा है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है, ठीक है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड उसको बोलेंगे। और एक में क्या हो रहा है जिसमें ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है ब्लड में।
ठीक है। तो ये दोनों को नसों को कौन जोड़ता है? एकदम पतला पतला तार से बहुत पतला पतला क्या होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड कैपिलरीज बोला करते हैं। तो उसी के थ्रू ये क्या होता है, एक्सचेंज करते रहता है ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड। तो ये अभी नेक्स्ट वाले टॉपिक में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में भी पढ़ेंगे अभी, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग आगे की तरफ। तो यहाँ पे देखिए कि जो एल्वियोली होता है ये क्या होता है, छोटे छोटे बैलून्स के जैसे होते हैं, यानी कि टीनी बैलून्स के जैसा क्या होता है, ये बिहेव किया करते हैं। और ये हमारे लंग्स में एक दो नहीं बल्कि मिलियंस में होते हैं। हमारे बॉडी में, हमारे लंग्स में जो है कितने होते हैं, एक होते हैं, दो होते हैं, 100 होते हैं क्या, नहीं, बल्कि मिलियंस में हुआ करते हैं, ठीक है। तो एल्वोली कहाँ पाया जाता है, लंग्स में पाया जाता है, ठीक है। एल्वोली कहाँ पाया जाता है, लंग्स में पाया जाता है। और ये एल्वोली एक दो नहीं बल्कि मिलियंस में हुआ करते हैं। और इनका सरफेस एरिया मालूम है कितना होता है, सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया जो है बिग प्लेग्राउंड के जैसा होता है। अगर आप इसको खोल दोगे, इसके सरफेस एरिया को अगर आप खोलना शुरू करोगे ना, एक बड़ा सा प्लेग्राउंड बन जाएगा। पता है कितना बड़ा, 80 मीटर स्क्वायर। 80 मीटर स्क्वायर फील्ड को नाप लेना, उतना बड़ा इसका पूरा, अगर आप खोलोगे इस बैलून को तो उतना बड़ा निकल जाएगा, यानी आप सोच लो एक बड़ा सा प्लेग्राउंड तैयार हो जाएगा। तो इतने सारे मिलियंस ऑफ जो एल्वोली हैं वो पाया जाता है और इस सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। तो इसलिए फिगर में आप बार बार देखते रहें कि फिगर में आपको क्या बताया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर लैरिंक्स है, ट्रैकिया है, ब्रोंकी है, और यहाँ पे देखिए इसी लंग्स में जो है आपका एल्वोली जो है वो दिखाया जा रहा है। यहाँ पर देखिए इसको बड़ा करके दिखाया जाएगा। तो इसमें आप देखिए कि ब्रोंक्यूलस है, ठीक है, इस तरह से ब्रांच टाइप का जो अलग अलग हुआ है उसको क्या बोलेंगे, ब्रोंक्यूलस बोलेंगे, ठीक है। और देखिए अंगूर का दाना आप इसको समझ लीजिए, या जो भी आप इसको बैलून के जैसा समझ लीजिए, ठीक है। तो ये जो बैलून के जैसा आपको दिखाई दे रहा है इस टाइप का, या अंगूर के दाने के जैसा, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एल्वियोली बोला करते हैं। ध्यान से देखिए एल्वियोली कैसा दिखता है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि एल्वोलर सैक भी पाया जाता है इसमें, तो इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्वोलिक सैक बोला करते हैं। और यहाँ पे देखिए एक ब्लू कलर का जो दिखाई दे रहा है एकदम पतला पतला, तो दैट इज़ द वेन इसको बोलते हैं। इसको कैपिलरीज भी हम लोग कहते हैं, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने का काम क्या करता है, ठीक है। तो बहरहाल आप यहाँ पे समझ चुके होंगे कि जो एल्वियोली है वो बहुत ही छोटे छोटे बैलून्स के जैसा बिहेव करता है, और ये मिलियंस में हमारे लंग्स में मौजूद होता है, ठीक है। और ये सरफेस प्रोवाइड करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने के लिए। तो जैसा कि यहाँ पर भी देख रहे हैं कि गैस एक्सचेंज करने का काम करता है ये, ठीक है। यानी को हवा से जो है, जो हवा में ऑक्सीजन होता है उसको क्या करता है, अपने पास लेता है, ठीक है, अपने बॉडी के अंदर डालता है, और बदले में क्या छोड़ना है हम लोगों को, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, ये काम कहाँ से हो रहा है, ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने का काम कौन कर रहा है, एल्वियोली कर रहा है, ठीक है। तो एल्वियोली में क्या होता है, गैस एक्सचेंज होने का काम करता है, ठीक है, फास्ट एंड ईजी, ठीक है। तो ये काम बहुत ही फास्ट और इजी वे में होता है, ठीक है। आप देखते हो कि बहुत जल्दी 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 क्या करते हैं, अपने बॉडी में ऑक्सीजन को प्रोवाइड करते हैं। तो फास्ट एंड इजी आप जो ये किसकी मदद से कर पा रहे हैं, एल्वियोली के मदद से कर पा रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा सोच लीजिए कि अगर आपके बॉडी से एल्वियोली को हटा दिया जाए तो क्या होगा, अगर आपके बॉडी से, आपके लंग्स से एल्वियोली को हटा देंगे, तो अभी आप सिर्फ नाक बंद कीजिए 1 मिनट के लिए, तो आपको देखिए तबाही मच जाएगा आपके बॉडी में। तो सोचिए कितना फास्ट, क्विक जो है ऑक्सीजन जो है आपके बॉडी में पहुंचाने का काम कर रहा है एल्वियोली। अगर मान लीजिए कि अगर एल्वियोली को हम हटा देते हैं, तो आप इमेजिन कीजिए, पता है कि अगर आप जो सांस लेंगे आपके पैर के अंगूठे तक पहुंचने में उसको 3 साल लग जाएगा। अगर हम एल्वियोली को हटा दें, अगर हम एल्वियोली को हटा दें पूरी तरह से, तो जो सांस आप ले रहे हैं उसको पाँव के अंगूठे के तक पहुंचने के लिए 3 साल लग जाएगा। तो आप सोचो कि एल्वियोली का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ठीक है।
अगर एल्वोली नहीं होता तो अभी अगर हम लोग 1 मिनट सांस नहीं लेते हैं तो मर जाएंगे। तो 3 साल में अगर एल्वोली ख़त्म हो जाए तो आपके पाँव के अंगूठे में, टो में कब तक पहुंचेगा ऑक्सीजन? 3 साल लग जाएगा उसको पहुंचने में। तो सोच लो आप इसी से कि एल्वोली का कितना इम्पोर्टेंस है। ठीक है, चलिए एक तो ये पार्ट हम लोगों ने देख ही लिया। साथ ही साथ अब इसमें हम लोगों को देखना अनदर मेन ब्रांच, इसका एक अनदर मेन ब्रांच है, दैट इज द हेमोग्लोबिन। अब ये हेमोग्लोबिन क्या होता है? ये टैक्सी के जैसा होता है, इसको ऑक्सीजन टैक्सी बोलते हैं। जैसे आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो टैक्सी का इस्तेमाल करते हैं, तो हेमोग्लोबिन भी क्या होता है? एक टैक्सी के जैसा होता है। इसमें सवारी कौन करता है? ऑक्सीजन करता है। अब हेमोग्लोबिन जो होता है, जिसके कारण से आपका ब्लड रेड होता है। हमारा ब्लड रेड क्यों दिखाई देता है? हेमोग्लोबिन के मदद से दिखाई देता है। तो हेमोग्लोबिन ही क्या करता है? ऑक्सीजन को कैरी करता है। मतलब हेमोग्लोबिन एक टैक्सी समझ लीजिए, और इसमें सवारी करने वाला कौन है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन के साथ चिपकता है, और यही जब ब्लड आपके पूरे बॉडी में घूमता रहता है तो ये पूरे बॉडी में जहाँ जहाँ जरूरत होता है ऑक्सीजन को, वहाँ वहाँ प्रोवाइड करना शुरू कर देता है। तो हेमोग्लोबिन जो है ये क्या करता है? ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि जैसे हवा से तो ऑक्सीजन लेने का काम कौन किया? लंग्स में कहाँ पे गया? एल्वोली में गया। अब एल्वोली में गया, वहाँ तक तो अपना काम कर लिया, लेकिन एल्वोली से अब अलग अलग पाँव में या हर जगह पे, ब्रेन में, सब जगह पे ऑक्सीजन पहुँचाने का काम अब किसका है? हेमोग्लोबिन ब्लड का है। अब ये क्या करेगा? पिक्स अप ऑक्सीजन इन लंग्स। अब ये लंग्स में क्या करेगा? ऑक्सीजन को पकड़ेगा और पूरे बॉडी में डिलीवर करेगा। ठीक है, सो डिलीवर्स ऑक्सीजन फास्ट थ्रू आउट द बॉडी। अब पूरे बॉडी में क्या करेगा? ये बहुत ही फास्ट तरीके से डिलीवर करेगा, सुपर फास्ट टैक्सी की तरह चलेगा। तो हेमोग्लोबिन फिर जब एल्वोली वहाँ से ऑक्सीजन अच्छे से पिकअप कर लेता है तो फिर वहाँ से जिम्मेदारी किसकी हो जाती है? हेमोग्लोबिन की हुआ करती है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा एल्वियोली के विषय में, और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पे आते हैं, और इस पर हम लोग देखेंगे इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के बीच का जो बात आता है उसको समझेंगे। तो देखिए ड्यूरिंग द अब यहाँ पे देखिए इसका मैकेनिज्म कब है, कैसे कैसे काम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो डायफ्राम है, जो आपका जो सीना है, वहाँ पे देखिएगा डायफ्राम कब ऊपर की तरफ उठेगा, बाहर की तरफ कब आएगा और अंदर की तरफ कब आएगा। तो थोड़ा सा आप सांस अभी अंदर लीजिए, अपनी तरफ सांस लीजिएगा तो आपको देखेंगे कि जो सीना है ऊपर की तरफ उठेगा, और जब सांस छोड़ेंगे तो आपका सीना अंदर की तरफ धंसेगा। तो इसी बात को समझना है। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया कि एयर रशिंग इनटू द लंग्स, यानी कि जब हम यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में कि जब हम लोग एयर को अंदर ले रहे हैं उस समय देखिए क्या हो रहा है? लंग्स एक्सपेंडेड कर रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। लंग्स क्या हो रहा है? बाहर की तरफ ऊंचा हो रहा है, आपको वो दिखाई देगा। ठीक है, जब हम लोग इनहेल करेंगे, यानी कि सांस जब हम लोग अंदर लेंगे तो डायफ्राम क्या होगा? पुल डाउन होगा। तो पुल डाउन होगा मतलब को नीचे की तरफ इसको दबा देगा। ठीक है, डायफ्राम नीचे की तरफ आएगा, एकदम नीचे की तरफ धसेगा, और छाती जो है वो ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाएगा, रिब्स जो है ऊपर की तरफ फेंकेगा। ठीक है, और अंदर की तरफ पुश करेगा। लेकिन जब हम लोग क्या करेंगे? एक्सहेलेशन करेंगे, यानी कि जब हम लोग सांस को छोड़ेंगे तो देखिए यहाँ से आप देखिए सांस निकल रहा है। ठीक है, एयर मूविंग आउट फ्रॉम द लंग्स। तो लंग्स से क्या हो रहा है कि आपका एयर बाहर निकल रहा है। इसको मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लो कि जैसे ही यहाँ से एयर क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है। तो एयर जब बाहर निकल रहा है तो आप देखो कि आपका सीना क्या हो रहा है? नॉर्मल पोजीशन पे आ रहा है। ठीक है, ठीक है, और इस तरह से क्या होगा? डायफ्राम जो है वो अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है। ठीक है, तो जब हम सांस छोड़ते तो उस समय देखिए कैसे आपका हो रहा है, और जब हम सांस अपने अंदर भरते हैं तो नीचे की तरफ दबाता है और ऊपर की तरफ छाती जो है वो उठने लगता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के बीच का एक मैकेनिज्म हम लोग देख रहे हैं। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि ड्यूरिंग द इनहेलेशन द थोरेसिक
कैविटी यानी चेस्ट कैविटी एक्सपेंड करेगा। अभी मैंने बताया कि जब हम लोग सांस लेंगे तो चेस्ट कैविटी जो है वो क्या होगा, एक्सपेंड करेगा यानी फैल जाएगा। ठीक है, आप करके भी देख सकते हो। और जब एक्सलेशन करेंगे तो क्या होगा, चेस्ट कैविटी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। रिप्स क्या होंगे, ऊपर की तरफ उठने लगेंगे जब हम लोग सांस अंदर भरेंगे, और जब सांस छोड़ेंगे तो नीचे की तरफ रिप्स जो है, जो सीना है वो आने लगेगा। डायफ्राम में क्या असर होगा, तो देखिए डायफ्राम में क्या इस्तेमाल होगा कि फ्लैट इन शेप हो जाएगा, यानी कि जब सांस लेंगे तो फ्लैट हो जाएगा पूरी तरह से। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला, ठीक है। और जब सांस हम छोड़ेंगे तो ये डॉम शेप का बन जाएगा। अब देख लीजिए ये पूरा इस तरह का बन जाएगा, इस तरह का। और अभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फ्लैट बनते जाएगा और ये क्या होगा, डॉम शेप का, यानी कि गुम्बद टाइप का बन जाएगा जब हम लोग सांस छोड़ेंगे तो। वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीजेस, जब हम सांस लेंगे तो लंग्स का जो एरिया है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हवा जो है उस लंग्स में भर जाएगा। और जब हम सांस छोड़ेंगे तो लंग्स का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, उसमें जगह कम बचने लगेगा, ठीक है, और एयर जो है बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग है, इसीलिए आपने देखा हो कि अनुलोम विलोम करना बड़ा ज़रूरी होता है, ताकि एल्वोली को हम लोग क्लीन एंड नीट रखें, उसको उस तरह से अभ्यास कराते रहें। तो चलिए यहाँ तक भी आपको बात समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स के बारे में। किसके बारे में देखेंगे, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स में क्या होता है। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट का कहने का मतलब है कि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया हेमोग्लोबिन के बारे में, तो हेमोग्लोबिन के कारण ही मैंने आपको बताया कि जो ब्लड होता है वो क्या होता है, लाल हुआ करता है, और ये टैक्सी के जैसा बिहेव करता है। और इसको प्यार किससे होता है, हाईली अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। ये किसके लिए भूखा होता है, ऑक्सीजन के लिए भूखा होता है। ये ऑक्सीजन ही से सवार कर सकता है, और यही ऑक्सीजन क्या करेगा, सभी जगह बॉडी में क्या करेगा, पहुंच जाएगा थ्रू द हेमोग्लोबिन के माध्यम से। वो लंग से वहाँ पे पकड़ेगा ब्लड को, और पूरे बॉडी में जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ वहाँ पहुँचा देगा। ठीक है, तो ये हमारे ब्लड रेड ब्लड सेल्स में ये जो आप फिगर देख रहे हो, इस फिगर में जैसा कि आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हो कि ये जो ब्लड है वो रेड क्यों है, तो ये ब्लड रेड है इसलिए क्योंकि इसमें हेमोग्लोबिन मौजूद है। ठीक है, ये ब्लड रेड क्यों है, क्योंकि हेमोग्लोबिन है, और हेमोग्लोबिन किसको कैरी करेगा, ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट। अब कार्बन डाइऑक्साइड को कौन कैरी करेगा, तो मोर सॉल्युबल इन वाटर देन ऑक्सीजन। ठीक है, मोस्ट ट्रांसपोर्टेड इन डिजॉल्व फॉर्म इन ब्लड, तो ये ब्लड के थ्रू ही होता है, लेकिन इसमें हम लोग हार्ट का एक फंक्शन भी देखेंगे बाद में। ठीक है, तो उसमें हम लोग इस पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा जो है वो करेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द एल्वोलस एंड ब्लड एंड टिश्यूज। तो अब देखेंगे कि जैसे कि मैंने बहुत पहले भी बताया कि जो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये कैसे एल्वोली में होता है, फिर कैसे इसको ब्लड पिकअप करता है, फिर कैसे ब्लड कैपिलरीज में होता है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन में भी हम लोग बहुत बढ़िया से इसको सीखेंगे। तो हवा में जो मौजूद होता है ऑक्सीजन, ठीक है, वो ब्लड में घुलता है, किसके माध्यम से जाता है, विद द हेल्प ऑफ हेमोग्लोबिन, जिसको रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है, और वहाँ से ऑक्सीजन रिलीज होता है कहाँ पर, एल्वोलस में। ठीक है, उसके बाद टिश्यूज में पहुँच जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जाता है, तो रिलीज इन ब्लड, ये ब्लड में ही रिलीज होता है और डिजॉल्व ब्लड में ही होता है। ठीक है, और उसके बाद नॉस्ट्रिल्स के थ्रू बाहर भी निकल जाता है। तो ये प्रोसीजर आपको बेटर ढंग से तब समझ में आएगा जब मैं हार्ट वाले सेशन में आपको जिक्र करूंगा, तो वहाँ पर सबसे बढ़िया तरीके से आपको और भी समझ में आएगा। बहरहाल आप इतना ही समझ लें कि एल्वियोली जो है उसका मेन फंक्शन क्या है, वो दिखता कैसा है, उसका काम क्या है, यही आपको अच्छे से समझना है। तो चलिए, आपने कितने अच्छे से समझा है, अब इसको हम लोग टेस्टिंग करेंगे, टेस्ट और नॉलेज करके, कि आपने कॉन्सेप्ट को कितना बढ़िया से सीखा। तो आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न यहाँ पे जो है वो ये है, हाउ इज द एयर फिल्टर्ड व्हेन इट एंटर्स थ्रू द नॉस्ट्रिल्स। जब हवा नॉस्ट्रिल से होकर गुजरती है तो वो कैसे फिल्टर होती है, मतलब एयर कैसे फिल्टर होती है। ऑप्शन ए बाय म्यूकस ओनली, ऑप्शन बी बाय फैन हेयर्स एंड म्यूकस, ऑप्शन सी बाय द लंग्स,
ऑप्शन डी बाय द थ्रॉट। ऑप्शन सी। तो ये भी ठीक है। देखिए, हम लोगों का नाक में पहले घुसता है, तो उसमें देखते हूँ कि नाक में छोटे 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 बाल होते हैं, तो वो भी फिल्टर करने का काम करता है। और नाक में जो चिपचिपा पदार्थ होता है, उसी को क्या बोलते हैं? म्यूकस बोलते हैं। नाक में जो चिपचिपा पदार्थ होता है, उसको हम क्या बोलेंगे बायोलॉजिकल वर्ड में? म्यूकस बोलेंगे। तो हाँ, जो बाल है वो भी छान लेता है थोड़ा सा ऑक्सीजन, मतलब जो भी गंदगी होगा हवा में, और जो और गंदगी होगा उसको चिपका देगा किस में? म्यूकस में। उसके बाद क्या होगा कि थ्रॉट के माध्यम से होते हुए फिर लंग्स तक पहुंचेगा, और लंग्स वहां पर फिर क्या करेगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस करना शुरू करेगा। ठीक है, वहां पे एल्बोली का फिर रोल जो है वो आपको देखने को मिलेगा। सो आपका सही ऑप्शन होगा सी, बाय द लंग्स। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये कहता है कि व्हाट प्रिवेंट्स द एयर पैसेज इन द थ्रोट फ्रॉम द कोलैप्सिंग। यानी कि हवा जो है, जैसे आप लोग खाना खाते हैं, तो हम लोग जब खाना खाते हैं उसमें सांस भी तो लेते रहते हैं, लेकिन जब हम खाना खाते हैं और गला जब एक ही है, ठीक है, तो वहाँ पर हवा क्यों नहीं रुक जाता है जब तक हम लोग गला से पार करते हैं खाना को? तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या चीज़ है जो उसको प्रिवेंट करता है कि हवा ब्लॉक ना हो, हम सांस भी लेते रहें और खाना भी पास होता रहे? तो क्यों होता है? तो यही प्रश्न इसमें पूछा गया है कि व्हाट प्रिवेंट्स द एयर पैसेज इन द थ्रॉट फ्रॉम द कोलैप्सिंग, यानी कि ब्लॉक ना हो जाए, अच्छा से पास कर जाए, तो क्या चीज़ को प्रिवेंट करता है? तो ऑप्शन ए कह रहा है मसल्स, ऑप्शन बी रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ऑप्शन सी बोन्स, ऑप्शन डी ब्लड वेसल्स। ऑप्शन बी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि रिंग्स ऑफ कार्टिलेज ही इसको कोलैप्स होने से क्या करता है? बचाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। वेयर डज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्राइमरीली ऑक्यूर इन द लंग्स। लंग्स में सबसे पहले गैसेस कहाँ एक्सचेंज करता है? ऑप्शन ए ट्रैकिया में, ऑप्शन बी ब्रोंकी में, ऑप्शन सी एल्वियोली में, ऑप्शन डी डायफ्राम में। ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी में ही क्या होता है? एल्वियोली में ही गैस एक्सचेंज करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। व्हाट मैकेनिज्म इज इन्वॉल्व्ड इन इनहेलेशन। जब आप सांस लेते हैं तो किस तरह का मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है? ऑप्शन ए लिफ्टिंग ऑफ रिब्स एंड फ्लैटिंग ऑफ द डायफ्राम, ऑप्शन बी contraction of the stomach muscles, ऑप्शन सी expansion of the lungs only, ऑप्शन डी closing of the nostrils। जब आप सांस लेते हो उसमें क्या होता है? ऑप्शन है। हाँ, ऑप्शन ए है, क्योंकि वो क्या होगा, रिब्स ऊपर की तरफ उठेगा, छाती बाहर की तरफ आएगा, और जो डायफ्राम वो फ्लैट होने लगेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक तो हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 5th क्वेश्चन पे। विच रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बींग्स हैज़ अ हाई अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। ठीक है, यानी कि कौन सा ऐसा रेस्पिरेटरी पिगमेंट है ह्यूमन बींग्स में जो मतलब ऑक्सीजन का एफिनिटी है, मतलब बहुत प्रेम करता है उससे? ऑप्शन ए मायोग्लोबिन, ऑप्शन बी क्लोरोफिल, ऑप्शन सी हेमोग्लोबिन, ऑप्शन डी साइटोक्रोम। ऑप्शन सी। तो इसका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन सी। अब चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 6। हाउ इज मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड? ऑप्शन ए बॉन्ड टू हेमोग्लोबिन, ऑप्शन बी एज बाइकार्बोनेट आयंस, ऑप्शन सी इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनिक एसिड, ऑप्शन डी डिजॉल्व्ड इन वाटर। ऑप्शन सी। इसका सही जवाब है डिजॉल्व इन वाटर, पानी में घुल के ही जाता है ज़्यादातर ये। ठीक है, कार्बोनिक एसिड आप खाओगे क्या? रोज थोड़ी पॉसिबल है ये। तो चलिए, आपने यहाँ तक कर लिया है, और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप एक बार वीडियो को फिर से देखिए और नोट्स बनाइए।